नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। बीती रात सोशल मीडिया ऐप फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ठप हो गए थे। रात करीब 9:15 बजे दुनिया भर में तीनों ऐप ने काम करना बंद कर दिया था। करीब 6 घंटे के बाद रात 3:24 पर फेसबुक, इंस्टाग्राम फिर से शुरू हो सके, जबकि 4:25 पर व्हाट्सएप की सर्विस दोबारा शुरू हो पाई। 6 घंटों के आउटलेट के कारण दुनिया भर में तीनों ऐप के 500 करोड़ से ज्यादा यूजर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मार्क जकरबर्ग की कंपनी फेसबुक ने अपने यूजर्स से तकनीकी दिक्कत के लिए माफी मांगी है। फेसबुक कंपनी के तीनों ऐप के डाउन होने के कारण मार्क जकरबर्ग की संपत्ति करीब $6 अरब कम हो गई है। वहीं हिसार के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता और किसानों के बीच गर्मा गर्मी देखने को मिली। इस दौरान बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता का कुर्ता भी फट गया। किसानों का कहना था कि वो लोग मौके पर मीटिंग कर रहे थे, अचानक वहां पर बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता पहुंच गए। किसानों का आरोप है कि माहौल खराब करने के लिए ऐसा किया गया। पुलिस को डॉक्टर कमल गुप्ता को मौके से निकालने के लिए काफी जद्दोजहद भी करनी पड़ी। बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने बाद में मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी। उन्होंने फटे कुर्ते को दिखाते हुए कहा कि जो भी हुआ वो गलत हुआ। डॉक्टर कमल गुप्ता ने किसानों द्वारा उन्हें अकेले घेरे जाने पर पूरी बात रखी। कि पब्लिक को इस बात का पता लगना चाहिए कि ये जो किसान भाई ये किसानों का व्यवहार है क्या। अगर ऐसा करते हैं और जब लाठी चार्ज हो जाता है तो फिर वो ये कहते हैं कि लाठी चार्ज क्यों हुआ। आप 50 आदमी मिलकर एक आदमी को अकेला देखकर और उस पर बदतमीजी करो और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बकवास की, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिसार के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की तस्वीरें, जहां पर बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता और किसानों के बीच गर्मा गर्मी देखने को मिली। और ये गर्मा गर्मी इतनी बढ़ गई कि बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता का कुर्ता भी फट गया। किसानों का कहना था कि वो लोग मौके पर मीटिंग कर रहे थे, अचानक वहां पर बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता पहुंच गए। किसानों का आरोप है कि माहौल खराब करने के लिए विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने बाद में मीडिया के सामने आकर अपनी बात भी रखी। वहीं हरियाणा में ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। सोमवार को दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की तरफ से मंथन किया गया। बीजेपी उम्मीदवार के नाम को लेकर जहां ओपी धनखड़ ने प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की, तो वहीं दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की भी बैठक हुई। वहीं दिल्ली में ओपी धनखड़ के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात के दौरान ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। ऐलनाबाद उपचुनाव के उम्मीदवार को लेकर बैठक में चर्चा की गई है। हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति ने सीएम और ओपी धनखड़ को अधिकृत किया है। दोनों केंद्रीय आलाकमान से चर्चा के बाद उम्मीदवार का नाम तय करेंगे। ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों और मुलाकातों का दौर जारी है। ऐसे में प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने बड़ी जानकारी दी है कि 2 दिन के भीतर गठबंधन के उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो जाएगा। सीएम मनोहर लाल और प्रदेश प्रभारी ओपी धनखड़ को यह जिम्मेदारी दी गई है कि एक जिताऊ उम्मीदवार का चयन कर विपक्षी पार्टियों को टक्कर दी जा सके। इससे पहले दिल्ली में प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े से ओपी धनखड़ ने मुलाकात की थी। अब सीएम का कहना है कि 2 दिन में नामों का ऐलान हो जाएगा। देखिए, पार्टी चुनाव समिति इस पर विचार कर रही है और उन्होंने विचार करने के बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष को और मुझे एक प्रकार का अधिकार दिया है। हम बातचीत कर रहे हैं और बहुत जल्दी 1-2 दिन में हो जाएगा।
एलनाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने उम्मीदवार चयन को लेकर बैठक की। दिल्ली में हुई हरियाणा कांग्रेस बैठक खत्म होने के बाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने जानकारी दी है कि एलनाबाद विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार को लेकर बैठक में गहन चर्चा हुई और इससे पहले हमने वहां पर सर्वे भी करवाया है। उम्मीदवार के नामों की घोषणा के लिए प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। अभी कोई पैनल नहीं बनाया गया है, जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। देखिए, हम लोगों ने काफ़ी गहन हम लोगों की चर्चा हुई है और हम लोगों ने इसके लिए पर्यवेक्षक भी भेजे थे और भी कंपनी से भी सर्वेक्षण कराया है। तो उसकी रिपोर्ट की उसकी रोशनी में सब लोगों से हम लोगों ने अपना विमर्श किया और अंतिम निर्णय ये हुआ कि उसकी रोशनी में प्रदेश अध्यक्षा उसका फैसला लेंगी और उसका वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला का कहना है कि गठबंधन सरकार एलनाबाद उपचुनाव के लिए प्रत्याशी इंपोर्ट कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस में टिकट मांगने वाला ही कोई नहीं है। अभय चौटाला ने लखीमपुर खीरी में हुई घटना की निंदा करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को निशाने पर लिया, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान पर भी आपत्ति दर्ज कराते हुए राज्यपाल से मांग की है कि सीएम को तुरंत बर्खास्त किया जाए। तो धनखड़ से कहा है, धनखड़ की जी का एक बयान आया था, उन्होंने ये कहा था कि इलाहाबाद का जो चुनाव है वो चुनाव हमारे लिए एक अवसर है, मौका है। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहता हूं, अभी तो नॉमिनेशन में समय है। बजाय किसी और को उतारने के धनखड़ साहब तो आज ना एमएलए ना कहीं से एमपी है, ना राज्यसभा का कोई दाव लगने वाला। तो इस अवसर का लाभ धनखड़ को उठाना चाहिए, उन्हीं को चुनाव लड़ना चाहिए। गवर्नर को, महामहिम को तुरंत मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और मुख्यमंत्री के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। और जहां मुकदमा दर्ज हो, बर्खास्त हो, वहीं जैसे करनाल के एसडीएम के खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी आई, उसी तरह से इसके खिलाफ भी जुडिशियल इंक्वायरी हो। एक मुख्यमंत्री की भाषा ये नहीं हो सकती, ऐसे में मुख्यमंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है। इस्तीफा तुरंत होना चाहिए, इस्तीफा नहीं देता तो गवर्नर को इसको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। हिमाचल में कांग्रेस जिस मुद्दे पर चाहे चुनाव लड़ सकती है, हम केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर चुनाव लड़ेंगे, ये कहना है हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का। बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप दिल्ली रवाना हो गए हैं। तो वहीं प्रदेश बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन अपने अपने क्षेत्र की तरफ रवाना हुए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव समिति की बैठक अच्छी रही, इस दौरान कई विषयों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन उपचुनावों में संभावित नामों पर चर्चा की गई है और नामों के पैनल को दिल्ली भेज दिया गया है, जल्द नामों की घोषणा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस की हालत पंजाब जैसी है, कांग्रेस के पास न नेता है और न ही कोई नीति। सीएम ने कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य की तरफ से उनके बयान को बीजेपी आईटी सेल की तरफ से तोड़ मरोड़ कर पेश करने को लेकर कहा। ये कहा कि विक्रमादित्य अपने बयान को एफएसएल में भेजें और उसके तथ्य की जांच करें और यदि उन्हें ऐसा लगता है तो जांच जो है वो की जाए। देश में मोदी जी के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार चल रही है, उनकी उपलब्धियां और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है उसकी उपलब्धियां और उसके साथ साथ में अपने सारे पक्ष जो है उनको रखेंगे और कांग्रेस के ऐसे जो मुद्दे जो पूरे देश भर में जगजाहिर हुए हैं उनके जिक्र होंगे। सुजानपुर से कांग्रेस विधायक और कांग्रेस के फतेहपुर उपचुनाव प्रभारी राजेंद्र राणा ने कहा है कि 2 दिनों के भीतर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। साथ ही उन्होंने टिकट बंटवारे पर परिवारवाद हावी होने के आरोपों को भी खारिज किया। राजेंद्र राणा ने मानव भारती विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्रियां बांटने के मामले को लेकर भी जयराम सरकार को घेरा। साथ ही धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के बगल में 38 कनाल जमीन की रजिस्ट्री का जिक्र करते हुए जयराम सरकार में बेनामी संपत्तियों के सौदे होने का भी आरोप जड़ा। उन्होंने दोनों मामलों की गहराई से जांच की मांग की है।
वहीं बात करते हैं करनाल की, जहां अनाज मंडी में सोमवार देर शाम को धान की खरीद शुरू हो गई। जिला उपायुक्त निशांत यादव, मंडी के अधिकारी, किसानों, आड़तियों और राइस सेलर्स की मीटिंग में 22% तक की नमी वाला धान खरीदने पर सहमति बनी है, लेकिन 22% तक नमी वाला धान कटौती के साथ खरीदा जाएगा। इस दौरान करनाल जिला उपायुक्त ने धान की ढेरी पर पहुंचकर नमी चेक की और उसके बाद धान की खरीद शुरू हुई। हालांकि धान में नमी को लेकर किसानों की चिंता अभी भी बरकरार है। ये मंडी में माल पड़ा है 3-4 दिन हो गए, कह रहे हैं गिल्ला है, माल सूखा पड़ा है ट्राली में। अब 3 बजे का शेड्यूल वाले नहीं आते, ना कोई गेट पास काट रहा है। 7 बजे सवेरे आए, ट्रालियों की देखो कितनी लाइन लगी है, कोई इंतजाम नहीं है सरकार। अपना माल नहीं तोल रहे बिल्कुल भी, ये कह रहे हैं हमें गिल्ला है माल बिल्कुल सूखा पड़ा है। भाई 4 तारीख तक रीस्टार्ट कर दो ना, कल कोई एक भी डेयरी बिकी ना, उसका कभी मॉइस्चर का बहाना, शेड्यूलिंग का बहाना, गेट पास का बहाना, भाई साइट नहीं चल रही, ये नहीं चल रही। बस यही मतलब इनकी यही आए बार मतलब इन्हें लेनी नहीं है, इसीलिए इनकी आए बार समस्या है। सोनीपत के गोहाना में किसान संगठन 13 अक्टूबर को सीएम मनोहर लाल का विरोध करेंगे। सीएम मनोहर लाल उस दिन वाल्मीकि समाज की तरफ से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इससे पहले किसानों और वाल्मीकि समाज के लोगों की बैठक में सीएम के कार्यक्रम में पहुंचने का विरोध नहीं करने पर सहमति बनी थी। किसानों ने सीएम के हालिया बयान के विरोध में ये फैसला लिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने सोमवार को गोहाना में मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं अफसरशाही पर हरियाणा सरकार सख्त नजर आ रही है। मंत्रियों के जनता दरबार में मिलने वाली शिकायतों को संबंधित विभाग में भेजने पर भी नहीं हो रही कार्रवाई। मुख्य सचिव ने तमाम अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बार बार शिकायतें देने जनता दरबार में पहुंच रहे शिकायतकर्ता और अधिकारी एक दूसरे को अग्रेषित करते रहते हैं, शिकायतें सुनते रहते हैं। मुख्य सचिव ने पत्र में दिए तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिकायतों पर विभाग की कार्रवाई की रिपोर्ट भी मंत्रियों को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं करनाल में धान की खरीद शुरू नहीं होने से गुस्साए किसानों ने नेशनल हाईवे को 1 घंटे तक जाम रखा। जाम की वजह से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। आखिरकार जिला प्रशासन ने किसानों से 2 घंटे की मोहलत लेकर धान खरीद शुरू कराने का भरोसा भी दिया, तब जाकर किसानों ने जाम हटाया। किसानों का कहना है कि धान में जितनी मर्जी नमी हो, सरकार को धान की फसल खरीदनी ही होगी। माना जी जीरी मारी बिक जो आम न के चाहिए किसान अपनी जीरी का मतलब है। पीछे तो बीमारी आएगी वो निरुक रही, पीछे पूरा जीरी बिक रही मारी। हम तो इसलिए बैठे हैं भाई, जहाँ तो रोक रहे मारी कोई सुनाई करो, कोई तो हो लेने वाला हो, कोई परचेजर हो या कोई सरकार का कोई बंदा हो भाई, मारता आश्वासन दे भाई जीरी बिकेगी। ये जाम इसलिए लगा गया जी, एक तो खरीद नहीं हो पा रही और जो सरकार के 60 से 4 गुना माल बाहर पड़े जी सड़कों पर, और जो माल में बिल्कुल बढ़ास हो चुकी है क्योंकि 30 तारीख से माल पड़ा है। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर हिमाचल के शिमला में वामपंथी संगठनों ने माल रोड पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नियम कायदे कानून को ताक पे रखकर रिज मैदान और माल रोड पर उग्र प्रदर्शन किया। ठियोग कुमार सेन के विधायक राकेश सिंघा की अगुवाई में हिमाचल किसान सभा, C2FCI, DYFI, जनवादी महिला समिति और दलित शोषण मुक्ति मंच के सदस्यों ने माल रोड के पुलिस रिपोर्टिंग रूम के बाहर धरना दिया। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बाद स्क्रब टाइफस का खतरा बना हुआ है। यहां हर साल स्क्रब टाइफस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आईजीएमसी शिमला के डिप्टी SS डॉक्टर राहुल गुप्ता ने बताया कि स्क्रब टाइफस एक एंडाइनमिक इन्फेक्शन है जो कि हिमाचल प्रदेश के वातावरण में मौजूद है। ये एक खास तरह का माइट है जिसे लोकल भाषा में पिसू कहते हैं, जो घास में मौजूद रहता है। यह जीवाणु चमड़ी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और स्क्रब टाइफस बुखार पैदा करता है। हुरून ग्लोबल रिचेस्ट की सूची में दुनिया के टॉप 10 भारतीय धनी शख्सियत शामिल है। इस सूची में ऊना के जय चौधरी भी शामिल हो गए हैं। जय चौधरी की उपलब्धि पर उनके पैतृक गांव पन्हौ में खुशी का माहौल है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर मुकेश अंबानी हैं, जिनकी कुल संपत्ति 7,18,000 करोड़ रुपए है, जबकि अमेरिका में बसे 62 वर्षीय जय चौधरी इस लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं। जय चौधरी 1,21,600 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं।
इंडो अमेरिकन जय चौधरी के भाई और पड़ोसियों ने इसे गांव और देश प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताया। उन्होंने कहा कि जय चौधरी शुरू से ही मेहनती थे। और वहीं वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।